Good evening everyone. Yesterday we have started about Faraday's law of EMI और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फैराडे का पढ़ा आपने, एक मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा कंपाइल अप कर लें जरा जल्दी से। मैग्नेटिक फ्लक्स पहली स्टेज में एक बच्चे का न्यूमेरिकल गलत था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लिंक्ड एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी परपेंडिकुलर एंड एरिया मींस एरिया के नॉर्मल के अकॉर्डिंगली चलना है, या बी के परपेंडिकुलर विद एरिया ले लो। इट मींस फ्लक्स निकालते वक्त आपको कैलकुलेट करना है बी ए कॉस थीटा, न्यूमेरिकल में दिया हुआ था थीटा 30 डिग्री, बट विद द प्लेन ऑफ कॉइल एंड एरिया था। आपने परपेंडिकुलर के साथ लेना, उसका आंसर बनता है बी ए कॉस 60। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, थीटा की कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। देन कम्स आपका अगला कंटेंट था, आपने सीखा दिस फैराडे का एक्सपेरिमेंट। व्हाट वाज दैट कि अगर आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लाते हो तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आती है। सपोज द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स राइट। नॉर्थ पोल को जब आप दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। साउथ पोल को लेके आओगे डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। साउथ पोल को दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। अगर मैग्नेट स्टेशनरी होगा, ये लाइंस का नंबर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो फिर करंट इन द गैल्वेनोमीटर क्या, जीरो। फैराडे ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सीखा था, तब प्रैक्टिकली परफॉर्म किया कि वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन, 4 पॉइंट्स थे। वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देन द गैल्वेनोमीटर अटैच्ड विद द कॉइल शो सम डिफ्लेक्शन। नंबर 2 क्या था, द डिफ्लेक्शन वाज टेम्परेरी, इट रिमेन्स सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज। नंबर 3 क्या था, the deflection is more when the magnet is moved quickly and less when the magnet is moved slowly. नंबर 4 क्या था कि if the same pole is moved away or opposite pole is moved towards, the direction of the deflection gets reversed. ये सारे इमेजेस आपसे शेयर कर दूंगा आज, ताकि आप एक बार इनके व्यू से भी जज कर लो सारा एक्सपेरिमेंट। ये पांचों के पांचों एक लॉ को एक्सप्लेन करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ऑलमोस्ट 9 टाइम्स आया होगा बोर्ड वाइज क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का हेडर होता है प्रूव दैट फैराडे लॉ और लेंज लॉ, आगे पढ़ना आज, जो एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई पेपर्स आया हुआ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के लिए आपको ये 5 की 5 डायग्राम्स ड्रा करनी होगी। रैंडमली ड्रा कर लो, चाहे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ये इधर राइट साइड है, फिर ये लेफ्ट साइड हुई, फिर ये साउथ जा रहा है, ये लेफ्ट है, ये साउथ दूर जा रहा है, ये राइट है, ये स्टेशनरी होगा तो ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या, जीरो। दिस वाज द ऑलमोस्ट कॉइल और मैग्नेट के साथ लिंक्ड फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। और फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, अगर आपने ये 5 ना बनानी हो, सपोज 5 आपने नहीं बनानी, तो जो बेसिक हैं 3 डायग्राम्स वो आपसे शेयर कर दूं। आप ये वाली 3 डायग्राम्स सिर्फ इतनी बना सकते हैं, सिर्फ 3। क्या, नॉर्थ पोल गया, और क्या, नॉर्थ पोल दूर गया, मैग्नेट स्टेशनरी। ये 3 भी टाइम के अकॉर्डिंगली अगर आपको लगे कि 5 ड्रा करनी मुश्किल है, तो आप एटलीस्ट उस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए 3 बना दो कि नॉर्थ पोल जाए डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट, नॉर्थ दूर गया डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, नॉर्थ स्टेशनरी मैग्नेट स्टेशनरी, कोई करंट नहीं। तो ये 3 डायग्राम्स भी आप शो कर सकते हो। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, एक कॉइल ली जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया और दूसरी कॉइल के साथ सेल लगाया। सेल जब लगाया उसके साथ, तो सेल की प्रेस करते हैं तो डिफ्लेक्शन आती है, रिलीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन खत्म होती है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा अपना लेक्चर। आज बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। राइट डाउन Faraday's laws of EMI। दो लॉज दिए उसने। जब लॉज आएगा तो टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, whenever magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is produced in the coil which persists as long as change in flux continues। change in flux continues, अंडरलाइन वर्ड कर लो चेंज। ठीक है, हाँ जी। कल बच्चे को डाउट था एक कि सर एक क्वेश्चन की तीन ऑप्शंस ठीक लग रही हैं, पर उसकी पहली ऑप्शन में क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। अगर वो चेंज नहीं हो रहा ना तो फिर ईएमएफ डेवलप नहीं होनी। सिर्फ फ्लक्स चेंज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहा, वी विल डिस्कस सो मेनी सिचुएशंस टुडे जिसमें फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, उनमें ईएमएफ डेवलप्ड जीरो होगी। नो ईएमएफ विल बी डेवलप्ड इन दैट सिचुएशन। और इस लॉ की लास्ट लाइन पढ़िए, सो लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स। जब तक फ्लक्स चेंज हो ही जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट रहेगा। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा वो एकदम से रीडिंग जीरो आ जाएगी। दिस पार्ट। सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux is rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF is directly proportional to induced EMF। ये लिख लो, that is if the flux changes rapidly ब्रैकेट में लिख लेना, लेस टाइम ईएमएफ विल बी मोर। एंड इफ इट चेंजेस स्लोली ब्रैकेट में लिखो मोर टाइम EMF would be less।
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक ये नेगेटिव लगता है, ये सारा नेगेटिव बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन को। ये नेगेटिव का मेन रूल है। लिखिए द नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट, द नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट the direction of the induced EMF, the direction of the induced EMF is always opposite to the change of flux, is always opposite to change of flux. That is, if flux increases, the induced EMF will oppose its increment. And if it decreases, it will oppose its decrement. इसके लिए 2-3 वर्ड्स आते हैं, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन वाइज लिखा हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ has no direction of its own. Comment 1 नंबर का क्वेश्चन कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की ना अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, अपनी कोई नहीं, ये अपनी डायरेक्शन एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से या इंड्यूस्ड करंट इस तरह से होगा कि उसको बढ़ने नहीं देगा। अभी समझाता हूं। और अगर ये कम हो रहा है तो उसको इस तरह से डेवलप होना पड़ेगा कि ये कम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल, ये कॉइल है, इसमें कोई करंट नहीं है, ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही हैं, मींस फ्लक्स बढ़ रहा है। इसमें करंट आएगा, इसमें करंट डेवलप इस तरह से होगा कि वो उसको अलाउंस नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा कि वो बढ़े। कैसे? ये नॉर्थ पोल आ रहा है, इसमें करंट इस तरह से होगा कि ये वाला फेस नॉर्थ बन जाए, तो जो ये नॉर्थ आ रहा है, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब उसको अपोज करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नॉर्थ कहता है मैं दूर चला जाता हूं, चला जाता हूं। अब इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है, वो करंट इस तरह से डेवलप होगा कि उसको कम नहीं होने देगा। वो कहेगा ये नॉर्थ दूर जा रहा है, ये दूर नहीं जाना चाहिए। इसमें करंट इस तरह से होगा कि ये वाला जो एंड है ये साउथ पोल बन जाएगा। वो जा रहे नॉर्थ को, दूर जा रहे नॉर्थ को खींचने की कोशिश करेगा कि भाई तू दूर ना जा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम ना हो। और अगर ये कहता है नहीं, ये मैं ना पास आ रहा हूं ना दूर जा रहा हूं, ये यहां खड़ा है, तो इसका मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं आएगा। इट मींस जब नॉर्थ आ रहा है तो इस एंड पे याद रखना, आप ऑब्जर्वर हो, आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉर्थ जा रहा है तो इस फेसिंग एंड पे क्या बनेगा? नॉर्थ। मान लो ये साउथ जा रहा होता तो इस पे क्या डेवलप होना था? साउथ। ये साउथ दूर जा रहा है तो इधर क्या डेवलप होना है?
नॉर्थ, ये साउथ पास आ रहा है तो क्या डेवलप होना है? साउथ। नॉर्थ जा रहा है इसकी तरफ, इधर क्या डेवलप होना है? नॉर्थ। नॉर्थ दूर जा रहा है तो इधर क्या डेवलप होना है? साउथ। इट मींस इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये अपनी डायरेक्शन बदलता है अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब आप लिख सकते हो इफ, इसके आंसर में अपनी लैंग्वेज सिंपल के लिए आपको मैंने पहले भी बोला है, फिर लिख सकते हो इफ फ्लक्स इंक्रीजेस EMF will oppose its increment, and if it decreases it will oppose its decrement। इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार सीबीएसई ने ये क्वेश्चन डाला था, वर्ड थोड़े चेंज किए थे, वो ये था induced EMF always opposes the causative agent। बड़ी जरूरी बात, always opposes the causative agent। कमेंट, ये क्वेश्चन था। तो सोचो आराम से, स्टेटमेंट सोचो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मतलब जिसके कारण वो क्रिएट हुआ उसी को ही वो अपोज करेगा। मतलब देखो जी, फिर से समझ लो, ये बार मैग्नेट आ रहा है, ये नॉर्थ पोल आ रहा है, इसने डेवलप होना है कि नॉर्थ को ही अपोज करना है। ये नॉर्थ दूर जा रहा है, इसने ऐसे डेवलप होना है कि जा रहे नॉर्थ को ही अपोज करना है। ये साउथ आ रहा है, इसने डेवलप होना है, साउथ आने से ये डेवलप हुआ ना, उसका कॉज कौन है? आ रहा साउथ, उसको ही उसने अपोज करना है। साउथ दूर जा रहा है, दूर जाने से फ्लक्स कम होगा, दूर जाने से फ्लक्स कम होगा, वही उसका पॉजिटिव हुआ, कॉजिंग फैक्टर तो वही हुआ ना कि साउथ दूर जा रहा है, इसलिए इसने जा रहे साउथ को अपोज करना है। वो कहते हैं जी मान लो ये मैग्नेट स्टिल है, ठीक है, ये मैग्नेट ना आ रहा है ना जा रहा है, ना आ रहा है ना जा रहा है, कोई कॉज ही नहीं है, तो इसने डेवलप ही नहीं होना। इट ऑलवेज अपोजेस द पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट मतलब फ्लक्स का बढ़ना, फ्लक्स का कम होना, ये कॉज है, और बढ़ने और कम होने को ही उसने अपोज करना है। दिस पार्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन लेंज ने भी किया था। अभी लेंस की स्टेटमेंट करूंगा तो वो भी यही लिखूंगा, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या देती है, ये नेगेटिव साइन क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये दो लॉज थे जिनको बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। फैराडे फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल है, फैराडे सेकंड लॉ 100% इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर की। सारे के सारे न्यूमेरिकल आज की शीट के हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को कंपाइल अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास पहली बात मैग्नीट्यूड लेना हो तो d∅dt, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड वाइज। अगर आपकी कॉइल की n लूप्स हों, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या?
n डी फाइव बाई डी टी। अगर आपके पास कॉइल की कितनी लूप्स हैं, n लूप्स हैं, माइनस n डी फाइव बाई डी टी। अब मैं आपको बहुत स्पेशल फॉर्मूले बताने लगा हूं, बहुत ही बढ़िया। मैग्नीट्यूड वाइज E को मैं अभी ये लिख रहा हूं। डायरेक्शन क्लियर करने के बड़े वेज हैं, बड़ी सारी डायग्राम मुझे आपको दिखानी है। ये भाई फ्लक्स को क्या कल लिखा था, BA, ठीक है, फॉर ट्रीटिंग इफ cos थीटा इक्वल टू 1। अभी cos थीटा ये कर लें तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना था, BA, ठीक है। हाँ जी, आप सुनना बात, एक फॉर्मूला ये यूज होता है, एक फॉर्मूला ये यूज होता है, ठीक है। ये कब यूज होगा, जब B कांस्टेंट होगा और एरिया चेंज होगा। न्यूमेरिकल में पढ़ना जी आपने, न्यूमेरिकल में सुन लो क्या डाटा होगा, सुनो न्यूमेरिकल में, सुनिए प्लीज जरा ध्यान से। लिखा हो स्टेटमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला एंड एरिया चेंजिंग एट 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हो, पूरे का पूरा एरिया कॉइल का चेंज हो रहा हो। आप कहोगे ये प्रैक्टिकली कैसे जी, एरिया चेंज हो रहा हो। तो मान लीजिए जैसे ये बोर्ड वाले रीजन में, या मैं कहूं ये वाले जो प्रोजेक्टर वाले रीजन में सारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये कोई कॉइल है, ये कॉइल ऐसे आई तो इसका एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में है एंटर हो रहा है, अभी इतना है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और एरिया चेंज हो रहा है। इट मींस न्यूमेरिकल में आपने पकड़ना है एरिया बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीए बाय डीटी न्यूमेरिकल में दिया हो, बी इंटू डीए बाय डीटी यूज करना है। एक चीज ये कब यूज करना है, जब ए कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट और आपको दिया हो बी चेंज। उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा, उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट 5 टेस्ला पर सेकेंड, 2 टेस्ला पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन चेंजेस एट ए रेट ऑफ 10 टेस्ला पर सेकेंड। यूनिट्स को जज करके फॉर्मूला सेट जल्दी हो जाना जे। पहला मैंने बोला न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे। यानी कि आपने पकड़ना है एरिया बाय टाइम। एरिया के यूनिट कौन से होंगे, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, ये तीनों ही होंगे। फिर आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आज ही अभी आपको जो दिए हुए हैं उसमें आप पकड़ोगे तो फटाफट क्वेश्चन होंगे आपके। फिर आपने न्यूमेरिकल में पकड़ना है कि आपको किसी स्टेटमेंट में ये लिखा है टेस्ला पर सेकेंड, माइक्रो टेस्ला पर सेकेंड। मैंने कल आपको बोला था स्टेटमेंट्स पढ़ लेना। अब आपको अगर किसी ने पढ़ी है तो आइडिया क्लियर हो जाएगा जो ये मैं बोल रहा हूं। मिली टेस्ला पर सेकेंड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरी बात सबसे ज्यादा होता है, सबसे बढ़िया बात होती है और वो बच्चों का गलत होता है।
काफी सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इस पहले पोर्शन के सर्कुलर कॉइल्स के होते हैं। उसका एरिया कितना होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ऐसे लगाया। कई बार लिखा होता है न्यूमेरिकल में द coil shrinks at a rate of 2 millimeter per second. Coil expands at a rate of 2 centimeter per second. यूनिट सोचो, यूनिट मीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। मोस्टली अगर सर्कुलर कॉइल्स का क्वेश्चन हो तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, बी पाई 2 आर डी आर बाई डी टी। चीज हाईली इंपॉर्टेंट इस पूरे पोर्शन में, बी पाई बार है, कांस्टेंट आ गया बार, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2 आर डी आर बाई डी टी, 2 आर डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी देखो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। आप ये फॉर्मूला लगाओ। दूसरी बात, अगर आपको जी नहीं दी, कोई कंपल्शन थोड़ी है, आपको सर्कुलर कॉइल नहीं दी, क्या दी है, स्क्वायर कॉइल दी। कौन सी, स्क्वायर कॉइल। अब स्क्वायर कॉइल का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, उसमें पाई नहीं आएगा, सीधी बात, उसका एल स्क्वायर ले लो। तो एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2l dl बाई डी टी, 2l dl बाई डी टी, उसमें पाई नहीं आएगा। पर फिर कहूंगा 80% न्यूमेरिकल सर्कुलर कॉइल्स के होंगे, 20% की वेटेज है अगर स्क्वायर कॉइल हो। मैंने अपने ट्रैक में जब से भी पेपर्स देखने शुरू किए हैं, सर्कुलर कॉइल का न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा टाइम आया है। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अब सोचो एक ही चीज को हम किस वे से कर रहे हैं, बी कांस्टेंट है, एरिया बाय टाइम, ए कांस्टेंट है, डीबी बाय डीटी, रेडियस कॉइल का श्रिंक हो रहा है। जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि एक वायर है, ठीक है जी, ये एक वायर है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, ये कॉइल ऐसे श्रिंक होनी शुरू हो जाए, ऐसे श्रिंक होनी शुरू हो जाए, ऐसे छोटी हो जाए, ये छोटा सा एरिया हो जाए इसका, तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक लाइंस का नंबर चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक लाइंस का नंबर चेंज होगा तो ऑब्वियसली फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें इंड्यूस्ड इफेक्ट आना ही आना है, इसमें ईएमएफ और करंट आना ही आना है। तो वो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आप यहां से उठाओगे, ठीक है। सेकंड लॉ है फैराडे का, E का मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी, एन लूप्स हो तो ये, ठीक है। ये मैंने BA कब लिया, जब माना cos थीटा की वैल्यू क्या 1, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 1 यानी कि थीटा 0, थीटा 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और, सुन लो बात, गलत हो जाना जी, थीटा 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल क्या होंगे, परपेंडिकुलर। फिर से समझ लो कैसे, मान लीजिए आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड, इधर जा रहा, आप ये कॉइल को ऐसे परपेंडिकुलर रख दो तो इसका एरिया किधर हो गया, इधर। अब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, जो कल पूछा था किसी बच्चे ने कि गलत यूज की ऑप्शन, कह रहे थे क्वेश्चन की ऑप्शन गलत बनाई। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया को आपने ऐसे रख दिया, ऐसे क्या होगा, फिर इसका नॉर्मल तो इधर हो जाएगा, तो इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा फिर 0, ठीक है।
पर जब स्टेटमेंट में लिखा हो ना ए कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लिख छोड़ो कहीं पर, ए कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ए कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है थीटा आपने 0 लेना है, फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। पता क्या है, हमारा साइकोलॉजी ट्रैक है, हम वर्ड पढ़ते हैं परपेंडिकुलर तो इमीडिएट ध्यान देता जी 90 लगा दें, नो, यहां ध्यान देना, बस यही एक टेक्निकल पॉइंट माना जाता है। ए कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा आपने क्या लेना है 0, फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम, फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। और अगर लिखा हो ए कॉइल इज हेल्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ए कॉइल इज हेल्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर थीटा 90, थीटा 90 अगर होगा तो फ्लक्स क्या होगा 0। ओके, तो ये इस क्वेश्चन के लिए यूनिट्स की तरफ क्या ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं, मतलब ये समझाने का मेरा पर्पस है, मैं बड़े सारे न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, सीधी बात है। इसमें यूनिट क्या हो गए न्यूमेरिकल में, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसमें क्या होंगे टेस्ला पर सेकेंड, वो वर्ड पढ़ना। इसमें क्या पढ़ोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, कॉइल इज श्रिंकिंग, कॉइल इज एक्सपेंडिंग, उस वे से। अब ये नोट कीजिए, थोड़ा सा और अभी फॉर्मूले बना रहा हूं। सारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हमने 2 चीजें और पढ़नी, 3 चीजें, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड पावर। ये अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ के पॉइंट्स आपने नोट किए हैं। एक फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जब आपका फ्लक्स जो है ये मैं फिर से लिख रहा हूं, -N/dt, न्यूमेरिकल में जब फ्लक्स चेंज हो रहा हूं, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल 3rd न्यूमेरिकल आएगा जिसमें ये चीज होगी, -N phi2 - phi1 by delta t, phi2 - phi1 दिस थिंग, phi2 क्या B2 A2 cos थीटा, या ऐसे हो B2A cos थीटा, B1A cos थीटा बाय डेल्टा टी। कल आया था न्यूमेरिकल ये, एवी ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। इसमें ए और थीटा क्या है सेम, ए और थीटा सेम। या एक और, ये तो आपने ना स्टेटमेंट से पकड़नी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अब तो जजमेंट होगी ना आपको, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे जब ए और थीटा सेम रहे, क्या चेंज हो, बी चेंज हो। लिखा हो मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन इज चेंज फ्रॉम 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कला बी चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला कब होना है, इधर सुनो, ये फॉर्मूला कब होना है जब एंगल चेंज हो। एंगल चेंज की एग्जांपल, एंगल चेंज की एग्जांपल, ये बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं बाहर, ये कॉइल है,
ये ऐसे चेंज की आपने, ऐसे चेंज की। पहले कॉइल का एंगल 30 डिग्री था, अब कॉइल का एंगल 60 डिग्री कर दिया, या पहले 60 था अब 30 कर दिया, या इसको एंड टू एंड रोटेट किया। एंड टू एंड रोटेट मतलब ये पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, मींस इसमें वर्ड यूज करेंगे हम एंड टू एंड टर्निंग। इसका मतलब क्या होगा, θ1 0, θ2 180, θ1 0, θ2 क्या, ये वर्ड अगर न्यूमेरिकल में आप पढ़ो, एंड टू एंड टर्निंग, कॉइल इज रोटेटेड वंस, एंड टू एंड टर्निंग, तो θ1 0, θ2 180। पर न्यूमेरिकल करते वक्त जो सबसे बड़ी एरर, ये माइनस साइन इग्नोर हो जाता है, ये ना इग्नोर हो, ये रहना चाहिए साथ में। किसका एक्सप्रेशन है जी ये, किसका एक्सप्रेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। देख लो अलग अलग वे से मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं, किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, ठीक है। पता चल गया सारे एक्सप्रेशन, θ1 θ2 थीटा सेम, B1 B2। अब आपको आप कहो जी एरिया अगर चेंज हो तो ठीक है, ज्यादातर ये यूज होते हैं, एरिया चेंज होगा तो A2 माइनस A1 कर लो, B और थीटा सेम रख लो, उसमें क्या है। मेन रोल किन तीन चीजों का है, B का, A का और थीटा का। इन तीनों पैरामीटर्स में से कोई चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होना है, फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ आनी, दिस पार्ट क्लियर होगी बात, पक्का। अगर ये आया ईएमएफ तो करंट क्या होगा, E by R, induced current will be equal to what, E by R, EMF divided by, इसको बोलते हैं resistance of the coil, resistance of the coil। E का एक्सप्रेशन वही लगा दो, बेसिक पहले वाला, ये क्या हो गया, आपका एक एक्सप्रेशन बन गया किसके बारे में, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। या पता क्या होता है, जब न्यूमेरिकल में आए ना, न्यूमेरिकल में आए इंड्यूस्ड करंट, अलग सा डाटा दिया हो, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आराम से निकाल लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, सीधी बात। फॉर्मूले अब उसके लिए हम बिल्डअप करेंगे। अब ये देखो I इंटू dt क्या बना, दिस थिंग, करंट इनटू टाइम क्या लिखते हैं हम इसको, चार्ज। तो फिर किसका एक्सप्रेशन बन गया, इंड्यूस्ड चार्ज। अभी इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं, इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मैंने, इंड्यूस्ड चार्ज का एक्सप्रेशन पता चला, माइनस एन बाई आर डी फाइव, माइनस एन बाई आर डी फाइव, देन इंड्यूस्ड पावर। दो फॉर्मूले पढ़े आपने हीटिंग इफेक्ट में, चाहे ये कर लो आई स्क्वायर आर या ई स्क्वायर बाय आर, ज्यादा तो ये यूज होता है। तीजा होता है ई इंटू आई, अब यही याद होंगे न्यूमेरिकल्स में ये यूज होंगे। इंड्यूस पावर क्या होगा, आई स्क्वायर आर या ई स्क्वायर बाय आर, ई की वैल्यू वही सारी बातें। फिर इसका यूनिट किस में आएगा, वॉट में, ये यूनिट किस में आएगा, कूलोम में, चार्ज जो है, ये यूनिट किस में आएगा, एम्पियर में, इंड्यूस ईएमएफ किस में आएगी, वोल्ट में, ठीक है। अब आप एक मेजर फैक्टर ध्यान दीजिए, ईएमएफ का बेसिक एक्सप्रेशन, चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, इसमें टाइम आ रहा है, इसमें टाइम आ रहा है,
इसमें टाइम नहीं आ रहा, इसमें टाइम आ रहा है क्योंकि अगर आई या ई में टाइम आ रहा है तो ऑब्वियसली पी में भी टाइम आएगा। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का वर्ड ये होता है कि क्वाइल को लाए स्लोली, क्वाइल को लाए रैपिडली, फास्टली। इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ रैपिड या स्लो लाने से चेंज होती है, पर इंड्यूस्ड चार्ज चेंज नहीं होता। इंड्यूस्ड चार्ज डजंट डिपेंड ऑन while the coil is moved slowly or the coil is moved rapidly। बस चार्ज इंपॉर्टेंट बताने का फंडा ये था। आपको ये पूछेगा कि बड़ा सारी लंबी स्टेटमेंट दी होगी, शायद आज की शीट में भी एक क्वेश्चन हो अगर आपने पढ़े तो, आई एम नॉट श्योर, बट कल वाली शीट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कि एक क्वाइल को लेके आए, काफी बड़ी स्टेटमेंट है। फर्स्ट लिखा हुआ है मूव्ड स्लोली, दूसरे में लिखा है मूव्ड रैपिडली। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इन बोथ केसेस। बोथ केसेस में चार्ज निकालो, कोई फर्क नहीं। हाँ, आपने कहना है इंड्यूस्ड चार्ज वुड बी सेम, एक कोई निकाल लो, इट वुड बी सेम इन बोथ केसेस, इट वुड नॉट बी डिफरेंट। समझे बात? क्यों? क्यों? रीजन क्या दोगे? इट डजंट डिपेंड ऑन द टाइम। इंड्यूस्ड चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज द फंडा। ठीक है, पक्की बात। पावर डिपेंड करती है, करंट डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है, पर इंड्यूस्ड चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ whether the magnet is moved quickly or magnet is moved slowly। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो आपके सामने लिखे हैं, ये आपको आज न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सारे ही न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ये दिया हुआ है, ये, और ज्यादा से ज्यादा ये बस। पर ये सारे न्यूमेरिकल्स आगे स्टेटमेंट पढ़ोगे, वहां से जनरेट हुए हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इस नेगेटिव साइन के बारे में, और किसी ने जो डिस्कशन की वो बताने लगा हूं। ये कुछ केसेस शेयर कर रहा हूं आपसे, देखो थोड़ी थ्योरी सिंपल और लगेगी आपको। फ्लक्स चेंज हो रहा है कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा? अब आप ये देखो, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल जा रहा है, क्वाइल स्टैटिक है, ये एक्स जो है ना वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये आपको लगेगा जी एक जैसी है। ये मैग्नेट v वेलोसिटी से जा रहा है, हाँ जी रक्षित, ये जो आपने पूछा, ये मैग्नेट v वेलोसिटी से जा रहा है, ये क्वाइल भी v वेलोसिटी से जा रही, इनके बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये गैप नहीं चेंज हो रहा। अगर ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जाई जा रहे हैं तो ना लाइंस का नंबर बढ़ेगा ना लाइंस का नंबर कम होगा, तो फ्लक्स क्या रहेगा? सेम। अब ये देखो एग्जांपल, बहुत बढ़िया कंटेंट है ये। ये सारी की सारी डायग्राम्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इस डायग्राम में देखो, ये क्वेश्चन है, ये मैग्नेट ना अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो ही जा रहा है। ये क्वाइल है, ये मैग्नेट ऐसे ही रोटेट हो ही जा रहा है। मान लो मैं कहता हूं ये मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये ऐसे ही रोटेट हो ही जा रहा है, तो गैप थोड़ी चेंज हो रहा है। कहते द मैग्नेट इज रोटेटिंग, पर साथ में वर्ड पढ़ो अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्वाइल से ना उसका डिस्टेंस कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट हो ही जा रहा है।
तो लाइंस का नंबर क्या रहा, सेम। अगर लाइंस का नंबर सेम रहा तो फ्लक्स क्या हुई, अनचेंज। इसमें फ्लक्स डजंट चेंज, मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये थिन मैग्नेट्स हैं, कोई बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं है। थिन मैग्नेट ऐसे ही अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट हो ही जा रहा है। पर यही चीज अगर ये देखो ऐसे होती, ये मैग्नेट ऐसे रोटेट होता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये मैग्नेट ऐसे रोटेट होता, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, यहां पर क्या डेवलप होगा, साउथ। अब जब ये नॉर्थ दूर चला गया, अब ये साउथ पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, यहां पर क्या रहेगा, साउथ ही। जब ये साउथ दूर जाएगा, यहां क्या डेवलप होगा, नॉर्थ। यहां साउथ है कि नॉर्थ है, इस चीज का रोल कौन डिसाइड करेगा, करंट चेंज होता रहेगा। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें अब फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, पता चली बात आपको। अब ये देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में फ्रेम पड़ा है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, और ये रॉड इस फील्ड से बाहर आ रही है। मतलब पहले जैसे जैसे ये रॉड चेंज हो जा रही है, इसका एरिया स्वेप्ट चेंज होता जा रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ये रॉड, ये ना समझना कि इसी रीजन में है, ये रॉड जब बाहर निकल जाएगी तो एरिया एंट्रैप्ड बाय दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम इन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब ये देखो, ये वाली डायग्राम, इसमें ये कॉइल, पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेट कर रही अबाउट इट्स एक्सिस। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये ऐसे ऐसे रोटेट। अब ये जब ये ऐसे आएगी, थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, थीटा, यहां पर थीटा चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे थीटा चेंज होगा, तो फिर फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। ठीक है। अब इसमें ये पूरी सर्कुलर कॉइल, अगर हम बात करें, एरिया में ही पड़ी है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है पूरा सर्कल वैसे पूरे मैग्नेटिक फील्ड में ही रह रहा है, जब तक वो ये सर्कुलर कॉइल, ये बोर्ड वाले इस पोर्शन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल को आप यहां से यहां 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 लेके जा रहे हो, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में है, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। पर जैसे ये इसको बाहर आएगी, इससे ये ऐसे बाहर आनी शुरू हुई, एरिया चेंज होगा, तब फ्लक्स चेंज होगा। पर जब तक ये पूरी की पूरी सर्कल कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगी, तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यानी कि इस कॉइल में कोई इंड्यूस्ड इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से ये देखो, ये मैग्नेट का जस्ट आइडिया दे रहा हूं, वही चीजें। ये मैग्नेट ऐसे आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ये मैग्नेट दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। ये जो फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपके लिए ड्रा की हुई ये डायग्राम, जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये करंट बढ़ेगा, इसमें फ्लक्स क्या बढ़ेगा। जब ये स्विच ऑफ करोगे, करंट कम होगा, इसमें फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। सारे दो वर्ड्स पढ़ने आपने, फ्लक्स बढ़ रहा है कि फ्लक्स कम हो रहा है। ये सारा चैप्टर इसी दो वर्ड्स पे बेस्ड है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो भी इंडक्शन इफेक्ट, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो भी इंडक्शन इफेक्ट, पर इस तरह से कि उसने उसको ना बढ़ने देना है ना कम होने देना है। अभी मैं आपको और डायग्राम से कुछ बच्चों का जो ये वाला डाउट था वो भी क्लियर करवा दो। अभी जो आपको नोट लिखा है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, एरिया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एरिया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो तो थीटा 90, तो फ्लक्स क्या होगा, 0। ये एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड,
ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, ये एरिया ऐसे आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा कितना फिर भी 0, तो फ्लक्स क्या हुआ मैक्सिमम। ये देखिए, ये हमने याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किया था। सिलेंडर आ जाए, थीम छोटी सी बात यार, एक चीज, जितनी लाइंस एंटर हो रही है ना उतनी लाइंस लीव हो रही हैं, सीधी बात, तो नेट फ्लक्स क्या होगा इसका 0। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इसका, ये 0 फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स, ये 0 फ्लक्स। इसमें एंगल वाइज एक्सप्लेनेशन है, इसमें डिफरेंट है। अब और थोड़ी सी जो कल आपको कराई थी, ये भी कल हमने कर ली थी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में पड़ा एरिया, वाई जेड प्लेन में पड़ा एरिया, एक्स जेड प्लेन में पड़ा एरिया, उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखो, इन चीजों का मेन रोल शुरू होना है, हमारा अगला लेक्चर है, समझ लो। लेंस ने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, लेंस लॉ ने। ऑब्जर्वर बंदा यहां खड़ा है, ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का कॉइल की तरफ आया, ये कॉइल है जी, ये नॉर्थ पोल है जी, मैं ऑब्जर्वर भी हूं जी, ये नॉर्थ पोल ऐसे जा रहा है, तो ये फेस क्या बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल, यानी कि मुझे इस कॉइल में से करंट जो नजर आएगा वो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज स्पेलिंग ANTI, एन आ गया बीच में यानी कि नॉर्थ पोल। ये देखो जी, ये ऑब्जर्वर, ये वही चीज, यहां पर जब ये कॉइल उसकी तरफ जाएगी तो ये कौन सा फेस नजर आएगा उसको, नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर दूसरी साइड ऑब्जर्वर होता, ये देखो, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ये कॉइल है, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मुझे ये कैसे ऑब्जर्व होना है, यहां पर साउथ पोल, ये साउथ पोल का मतलब ये करंट क्लॉकवाइज होगा। ठीक, जब ये साउथ पोल जाएगा तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, एज ए साउथ पोल। तो फोर्सेस कौन सी होंगी फिर, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ऐसे। ये मैं आपसे सारे डायग्राम शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हमने जो अब मेन कंटेंट पढ़ना है, इन सारी डायग्राम्स को आंसर कौन देता है, लेंस लॉ। देखिए थोड़ा सा, दिस लॉ gives us the direction of induced EMF और समझ लो induced current। According to this law, the induced EMF always occur in such a way that it opposes the change of flux। बस ये डिटेल पहले ही लिखा दी कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये इसको बढ़ने नहीं देगी, अगर फ्लक्स कम होगा तो ये इसको कम नहीं होने देगी। इसकी बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हमने करनी। इलस्ट्रेशंस मींस काफी सारे डायग्राम्स, एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम, कम से कम 20-25 डायग्रामेटिकल क्वेश्चन होंगे लेंस ला के।
तो कल का सारा लेक्चर रहेगा लेंज लॉ की डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड। हमें इंड्यूस्ड करंट्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शंस को जज करना। थीम वही रहेगा, नॉर्थ आ रहा है नॉर्थ डेवलप, साउथ आ रहा है साउथ डेवलप, थीम नहीं चेंज होना, पर अलग अलग केसेस में हमें असेस करना है कि उनके एक्सप्रेशंस हम कैसे निकालें। ठीक है, दिस वाज टुडे अबाउट द फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। सेकंड लॉ के सारे मेन पॉइंट्स हैं, तो न्यूमेरिकल कीजिए। अभी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।